गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों इससे पहले हम बात कर चुके हैं कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 पर, और इसमें हम अध्याय नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 पर बात करेंगे। पार्ट 1 पर हम बात कर चुके हैं। यदि पार्ट 1 वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था आंकड़े क्या होते हैं और प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, इन दोनों तरह के आंकड़ों में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया था। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम आज की वीडियो पर बात करते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने वाली मुख्य विधियों के बारे में। यानी जो प्राथमिक आंकड़े हैं इनको कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे इनको एकत्रित किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं शुरुआत। देखिए प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने वाले 4 मेथड हैं, यानी 4 तरीके से हम प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। 4 विधियों के माध्यम से, 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं उनको आप सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, ठीक है। दूसरी जो विधि है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, ठीक है। तीसरी है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ठीक है। चौथी है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह, ठीक है। और जो चौथी है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह, इसके अंतर्गत 2 प्रणाली और आ रही है, यानी 2 विधि और आ रही है। एक है डाक प्रश्नावली विधि, एक दूसरी जो है वो है गणकों द्वारा अनुसूचियों भरना, ठीक है। गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना, ये इसकी दूसरी विधि है। तो इन विधियों के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से और इसके हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए बिल्कुल अच्छे से हम समझने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम करते हैं पहली वाली विधि की शुरुआत, यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि किसे कहते हैं, ये क्या है, इस विधि के द्वारा किस तरीके से प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है इसकी जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले समझ लेते हैं ये होती क्या है। देखिए इसके वर्ड्स को समझिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ठीक है, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष का जो मतलब है वो है सीधा संपर्क, ठीक है। क्या है, सीधा संपर्क। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से सीधा संपर्क करना। अनुसंधान मतलब जो अनुसंधान करता है, जो आंकड़े एकत्रित करेगा, और आंकड़े एकत्रित करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसको अनुसंधान करना पड़ेगा, उसको खोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो अनुसंधान करता होता है उसका स्थान, जो जहां से वो आंकड़ा एकत्रित करेगा उस स्थान पर जाकर, यानी अनुसंधान क्षेत्र पर जाकर व्यक्तियों से सीधा संपर्क कर उनसे सूचना प्राप्त कर जानकारी प्राप्त कर आंकड़े जारी करना, यानी आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़े संकलित करना, कौन सी विधि के अंतर्गत आ जाएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये थी आम भाषा में। अब देखिए अब हम इसको देखते हैं, अभी भी आपके समझ में नहीं आया है। आम भाषा में मतलब सिंपल सा है कि जिन आंकड़ों को हम व्यक्तियों से सीधा संपर्क करके उनके बाद, सीधा संपर्क करने के बाद उनसे सूचनाएं प्राप्त कर जानकारी प्राप्त कर जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, जो आंकड़े संकलित करते हैं, उन्हीं आंकड़ों को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें समझते हैं ये क्या कह रहा है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनाएं देने वाले से प्रत्यक्ष या सीधा संपर्क स्थापित करता है। सूचनाएं देने वालों का मतलब है व्यक्तियों से, ठीक है। और वहां पे अनुसंधान क्षेत्र का मतलब है जहां से वो आंकड़ा एकत्रित कर रहा है वहां पे जाकर, और अनुसंधानकर्ता का मतलब है जो आंकड़े एकत्रित करेगा, जो कर रहा है। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो जो आंकड़े एकत्रित करने वाला है वो आंकड़ों के क्षेत्र में जाकर वहां पे जो लोग हैं उन लोगों से सीधा संपर्क करता है और उनसे सूचनाएं एकत्रित करता है, जानकारी एकत्रित करता है, उसी जानकारी के आधार पर वो आंकड़े एकत्रित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो विधि है इसी विधि को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहते हैं। आगे चलते हैं।
और आंकड़े इकट्ठे करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता मेहनती हो। सही बात है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, फिर लोगों से बात करना, उसके बाद उनसे सीधा संपर्क करना, उनको समझाना, उनसे जानकारी लेना, सूचना प्राप्त करना, ये मेहनती है। इसमें मेहनत बहुत, परिश्रम बहुत करना पड़ता है। तो जो अनुसंधान करता है उसका मेहनती होना बहुत जरूरी है, व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां पे जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन लोगों से वो सीधा संपर्क करता है, सीधा बातचीत करता है। और इसलिए जब उसका व्यवहार कुशल, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो वो लोगों से सूचना ही प्राप्त नहीं कर पाएगा, लोगों से जानकारी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो लोगों से जानकारी ग्रहण करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, धैर्यवान होना जरूरी है। तो ये जो अनुसंधान करता है, ये मतलब इसके गुण हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के ये गुण हैं कि भैया इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता को मेहनती होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। उसे सूचना देने वाले को, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उसे सूचना देने वाले की भाषा, रहन सहन के स्तर के बारे में, ठीक है, और रीति रिवाजों का भी ज्ञान होना चाहिए। भैया जिससे वो सूचना लेगा उसकी भाषा के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, रहन सहन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और रीति रिवाजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप अपने शहर के किसी कारखाने में मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनसे स्वयं मिलकर आंकड़े इकट्ठे करें, तो इस तरीके को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसकी उपयुक्तता पर बात करते हैं कि इसकी उपयुक्तता क्या है। चलिए देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है, इसकी उपयुक्तता क्या है? उपयुक्तता मतलब सूटेबिलिटी, मतलब ये कहाँ पर ये एकत्रित किए जा सकते हैं, कहाँ पे ये योग्य हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में ये योग्य हैं उनके बारे में, ठीक है, कहाँ से इनको एकत्रित किया जा सकता है, कौन सा क्षेत्र इनके लिए सूटेबल है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उपयुक्तता का मतलब कौन सा क्षेत्र इनके लिए सही है, उपयुक्त है, योग्य है। ठीक है, यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जहां पे क्षेत्र सीमित हो। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्र सीमित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया जो अनुसंधान करता है उसका संपर्क किससे करना होता है, व्यक्तियों से सीधा करना होता है, तो अब वो दूर दूर जाकर तो नहीं कर सकता भैया, बहुत दूर के क्षेत्रों में तो नहीं कर सकता, नज़दीकी क्षेत्रों में कर सकता है। अगर कर भी सकता है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत पैसा समाप्त होगा, तो मतलब इन सब चीज़ों का नुकसान होगा। इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। दूसरी बात, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी हो, मतलब मौलिकता मतलब ओरिजिनल होने चाहिए, ओरिजिनलिटी उनकी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों को गुप्त रखना होगा। ठीक है, आंकड़ों को गुप्त रखना होगा, तभी जाके, मतलब जैसे मान लीजिए मैं अनुसंधान करता हूं, मतलब मैं आंकड़े एकत्रित करने वाला हूं, तो मुझे आंकड़ों को गुप्त रखना होगा। मान लीजिए मैंने सूचनाएं एकत्रित की, जानकारी लोगों से प्राप्त की, उसके बाद मैंने आंकड़े एकत्रित किए, तो उन आंकड़ों को मुझे गुप्त रखना जरूरी है, तभी उनका जो महत्व है वो होगा, उनकी जो मौलिकता है वो हमारे अंदर रहेगी। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो है आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण होती है। भैया आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण होती है इसमें। अब आंकड़ों की शुद्धता इस विधि में अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि आप खुद जाकर, खुद भैया जो अब अगर आप आंकड़े एकत्रित कर रहे हो तो आप खुद सीधा जा रहे हो, सीधा लोगों से बातचीत कर रहे हो, और उसके आधार पर आप प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित कर रहे हो। आपको सारा कुछ पता है कि क्या, कब, क्या, आंकड़े कहाँ मिले, कहाँ से प्राप्त किए, किसने इसके बारे में जानकारी दी, जो जानकारी दी वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आंकड़े जो मैंने तैयार किए वो कितने सही है, कितने गलत है, कौन सा सही है, कहाँ पे है, किसके बारे में आंकड़े, सारा ज्ञान आपको होगा, यानी उनकी शुद्धता आपके पास है। ठीक है, आपको डाउट नहीं है कि ये आंकड़े गलत हो सकते हैं। आपको डाउट क्यों नहीं है? क्योंकि वो आंकड़े खुद आपने जारी किए हैं, आपने एकत्रित किए हैं, इसलिए तो उनकी शुद्धता जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सूचना देने वाले से सीधा संपर्क करना जरूरी होता है। ठीक है, ये इसके मतलब ये क्या है, ये उपयुक्त हैं, इनका होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों के गुणों की, यानी प्राथमिक आंकड़ों के गुण कौन कौन से हैं, यानी मेरिट्स पर अब हम बात करते हैं। इस प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं। जो ये विधि है, जो प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इस विधि के द्वारा जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो इसके निम्नलिखित गुण हमको दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? देखिए, मौलिकता,
ठीक है। इस विधि के द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, उनमें हमको कोई डाउट नहीं होता है, उनमें हमको कोई शक नहीं होता है, क्योंकि उनको हम सीधा जाकर लोगों से एकत्रित करते हैं, ठीक है, हम खुद उनको एकत्रित करते हैं, इसलिए हमें उन पर डाउट नहीं होता है, हमें उन्हें उनकी मौलिकता पर विश्वास होता है, ठीक है। उनके मौलिक होने का दावा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम वो लोग हमने खुद ने किया है, हमें खुदे पता है वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो शुद्ध होते हैं, मतलब इनकी शुद्धता, ठीक है, शुद्धता जरूर होती है। जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है, इस विधि के द्वारा जिन आंकड़ों को हम प्राप्त करते हैं उन आंकड़ों की जो शुद्धता है वो शुद्धता उनके अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इनको स्वयं एकत्रित करता है, ठीक है। विश्वसनीय भी होते हैं भैया, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों से सीधा संपर्क कर सारी जानकारी लेने के बाद तब जाके उनको एकत्रित करता है, तो विश्वास तो होगा ही, सीधी सी बात है, तो ये विश्वसनीय भी होते हैं। उसके बाद संबंधित सूचनाएं, मान लीजिए आपने इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के द्वारा आपने आंकड़े एकत्रित किए, तो आपको सारा ज्ञान होगा या नहीं होगा, उससे संबंधित सूचना होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हो, आप कहाँ गए हो कहाँ नहीं गए हो, कितने आंकड़े आपने यहाँ से लिए, कितने कहाँ से लिए, किस व्यक्ति ने आपको जानकारी दी, ये सारा ज्ञान आपको होगा, इन सब के बारे में आपको सूचना होगी, संबंधित सूचना आपको होगी, उपयोगी सूचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये इसके क्या है, ये गुण है किसके, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के ये गुण हैं, इनको आप याद रखिएगा। पांचवा जो गुण है वो है एक रूपता का। अब ये एक रूपता क्या होती है, देखिए एक रूपता का जो गुण है इसको हम समझते हैं थोड़ा। इस विधि के द्वारा आंकड़ों में एक रूपता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। एक जो रूपता है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि आंकड़े एक ही व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, एक रूपता के कारण उनकी तुलना आसानी से हो जाती है। भैया ऐसा नहीं है कि आंकड़े अगर मैंने एकत्रित किए तो दूसरा उनके बारे में कुछ गलत बोल देगा, नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर आंकड़े मैंने जारी किए हैं तो मुझे सारा कुछ पता है, क्या गलत है क्या सही है, कहाँ से एकत्रित किए कहाँ से नहीं किए, तो इसकी वजह से मतलब ये एक रूपता का भाव है। तो एक रूपता का भाव होने की वजह से हमको जो अन्य आंकड़ों से जो तुलना करनी होती है उनकी तुलना करने में आसानी हो जाती है, यानी एक रूपता भी इसका गुण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो छठा जो गुण है वो है लोचशीलता। लोचशीलता क्या होती है, यानी इलास्टिक, लोचशीलता के बारे में। यह विधि लोचशील होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम और ज्यादा कर सकता है। भैया इसमें क्या है, जो अनुसंधान जो करता होता है, जो आंकड़े एकत्रित करने वाला होता है, वो व्यक्तियों से आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, जितनी जरूरत है उसके अनुसार वो प्रश्न कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपको ज्यादा ही प्रश्न करने, ना ही ऐसा है कि आपको कम ही प्रश्न करने। जैसा अनुसंधान करता चाहेगा आवश्यकता के अनुसार वैसे वो उससे प्रश्न कर सकता है, वैसे उस तरीके से वो जानकारी ले सकता है। तो ये जो लोचशीलता का होना ये भी इसका गुण है, एक रूपता का होना ये भी इसका गुण है, ये याद रखिए सब, ठीक है। संबंधित सूचना ये भी इसका गुण है, विश्वसनीय होते हैं, मतलब होते हैं, मौलिक होते हैं, ये सारे गुण हैं। दोस्त क्या है उनको हम प्रत्यक्ष अनुसंधान बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, समझ में आ गया, आपको ऊपर भी डाउट तो नहीं है भैया, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब अनुसंधान करता होता है वो व्यक्तियों से सीधा संपर्क करता है, उसके अनुसंधान क्षेत्र में जाता है। अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो दूर के क्षेत्रों के लिए तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब महंगा भी पड़ जाएगा, टाइम भी अधिक लगेगा, मतलब ये सब समस्याएं सामने आएंगी। इसलिए जो बड़े क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, जो दूर दूर के क्षेत्र होते हैं, उनमें इनको मतलब लाना, मतलब उनमें उनसे इनको एकत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका दोष है, एक अवगुण है इसका, ठीक है। व्यक्तिगत पक्षपात। अब व्यक्तिगत पक्षपात कैसे होता है, ठीक है, तो इस विधि में अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों के दोषपूर्ण होने का डर बना रहता है। अब देखिए व्यक्तिगत पक्षपात, ऊपर अब बात करें तो हमने ऊपर बात की है इसके गुणों में बात की है कि एक रूपता होती है क्योंकि एक व्यक्ति इसमें इनको एकत्रित करता है, तो इसमें पक्षपात वाली बात कैसे आ गई, इसका दोष कैसे है। पक्षपात वाला दोष इसका इसलिए है क्योंकि जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मान लीजिए हम जिस क्षेत्र में गए, लोगों से सीधा संपर्क किया, तो मान लीजिए कई बार क्या होता है, लोग ही गलत सूचनाएं दे देते हैं, जिनसे हम जिन सूचनाओं का आधार पर हम क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं, और वो सूचनाएं अगर गलत हुई तो आंकड़े सीधी सी बात है गलत होंगे, तो इसलिए इसके जो परिणाम होते हैं वो दोषपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है, ये डर बना रहता है, ठीक है।
अब ये अधिक खर्चीली होती है। भैया आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, आपको लोगों से सीधा संपर्क करना होता है, आपको अधिक समय भी लगेगा, तो अधिक खर्चीली होती है। ये भी इसका एक दोष है, ठीक है। और अधिक खर्चीली होती है। सीमित क्षेत्र यानी लिमिटेड कवरेज, मतलब इसका क्षेत्र सीमित होता है कि भैया आप इतने क्षेत्र के अंदर जा सकते हो, इसके अंदर आप आंकड़े एकत्रित कर सकते हो। तो सीमित क्षेत्र होना भी इसका एक अवगुण है यानी दोष है। इस विधि में सीमित क्षेत्र होने के कारण यह संभव है कि प्राप्त परिणाम क्षेत्र की सारी विशेषताओं को प्रकट ना कर सके, अर्थात निष्कर्ष कम प्रतिनिधित्व वाले हों। इसके कारण गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक क्या है, सीमित क्षेत्र भी इसका एक अवगुण है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है उसके बारे में आप समझ चुके हो, उसकी उपयुक्तता क्या है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इस विधि के द्वारा किस तरीके से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, चलिए अब इसको हम समझते हैं। देखिए पहला आप समझिए अप्रत्यक्ष, उसके बाद समझिए मौखिक, उसके बाद समझिए अनुसंधान। इन वर्ड्स को समझिए। जब आप वर्ड्स को समझ जाओगे तो आप इसकी परिभाषा में भूल नहीं पाओगे यानी अटक नहीं पाओगे। समझ कर काम कीजिए। अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से आपको एकत्रित करेंगे इसमें। मौखिक मतलब मुख के द्वारा, बातचीत के द्वारा, ठीक है, संवाद के द्वारा, ठीक है, बोलने के द्वारा, भाषण के द्वारा भी आप एक तरीके से बोल सकते हो। भाषण तो मतलब ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि मौखिक के द्वारा। समझ पा रहे हो ना, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आप संवाद के द्वारा, ठीक है, बातचीत के द्वारा। अनुसंधान मतलब वही इन्वेस्टिगेशन, मतलब आंकड़े जहाँ से आप एकत्रित करोगे, मतलब एक तरीके से खोज, ठीक है, कि भैया आपको आंकड़े एकत्रित करने के लिए खोज करनी पड़ेगी, इन जांच करनी पड़ेगी, जांच, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये मतलब जांच, ठीक है, तो जांच करनी पड़ेगी। तो अब इसको आप समझिए कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक तौर पर जो आंकड़े हैं उनको, उनकी जांच करोगे, अनुसंधान करोगे, उनकी जांच करोगे, ठीक है। अब ये समझ लेना है कि अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत के तौर पर, मौखिक तौर पर आंकड़ों को एकत्रित करने वाली विधि ही क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहलाती है। अब समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये तो मैंने बताई थी अपनी लैंग्वेज में। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ यानी बातचीत द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे लोगों को साक्षी कहा जाता है। मतलब इस तरह की, इस प्रोसेस के द्वारा यदि आंकड़े एकत्रित किया जाता है तो उन आंकड़ों को अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के द्वारा एकत्रित किए कहते हैं। इस विधि की समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से संबंध रखना का जो तरीका है उस तरीके में आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं। अगर उस तरीके से आंकड़े एकत्रित कर दिए गए तो वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित न कर मिल मालिकों से या श्रम संघों से मौखिक पूछताछ के द्वारा बातचीत की जाएगी। मान लीजिए इसमें क्या है कि उसमें क्या था, मान लीजिए आपको मजदूरों के आंकड़े जारी करने हैं, तो आप जो प्रत्यक्ष, जो पहली वाली विधि थी प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, उसमें आप मजदूरों से सीधा संपर्क कर लेते थे। लेकिन अगर आपको इस वाली विधि में, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में, अगर आपको मजदूरों के आंकड़े जारी करने हैं तो आप मजदूरों से नहीं बल्कि मजदूरों के मालिकों से बातचीत करोगे, ठीक है। क्या करोगे, वार्तालाप करोगे, और उनकी वार्तालाप के, मालिकों की वार्तालाप के आधार पर, संवाद के आधार पर, ठीक है, उनके विचारों के आधार पर आप मजदूरों के आंकड़े जारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के द्वारा आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है इसकी उपयुक्तता क्या है, मतलब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, मतलब ये कहाँ पे योग्य है, कहाँ पे ये उपयुक्त हैं, कहाँ पे ये सूट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो। भैया जो अनुसंधान क्षेत्र है वो अधिक व्यापक हो। भैया क्षेत्र जो बहुत बड़ा होगा, जो विस्तारित क्षेत्र होगा, उसमें ये मतलब क्या है, ये
एक तरीके से सफल हैं, ठीक है, उपयुक्त हैं, ये योग्य हैं, वहाँ से ये एकत्रित किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव नहीं है। मतलब आप अगर इस वाली विधि में अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के द्वारा आप क्या नहीं कर सकते हो, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के द्वारा आप प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित नहीं कर सकते हो, यानी इसमें प्रत्यक्ष सूचना और प्रत्यक्ष संपर्क संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। इसकी प्रत्यक्ष सूचना देने वाला अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हो, ठीक है, ये भी इसका एक जो उपयुक्त है, उपयुक्तता का कारण है। आंकड़े जटिल किस्म के हो या उनके लिए विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो, चाहे आंकड़े जटिल किस्म के लिए जटिल किस्म के हो, मतलब कठिन हो, अगर उनके लिए विशेषज्ञों, ठीक है, विशेषज्ञों मतलब जिनको विशेष ज्ञान होगा, उनकी राय की जरूरत पड़ी तो वो भी हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। ये भी इसका क्या है, ये भी इसका एक उपयुक्तता का कारण है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी समितियों या आयोगों द्वारा किया जाता है, सरकारी या गैर सरकारी समितियों या आयोगों द्वारा किया जाता है। ये इसके उपयुक्तता वाले फैक्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके गुण पर, यानी इसके कौन कौन से गुण हैं, इसके डीमेरिट्स पर, मेरिट्स पर हम बात करते हैं। देखिए इसके गुणों पर हम बात करें तो एक तो विस्तृत क्षेत्र में ये क्या है, विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, ये भी इसका एक गुण है। कम खर्चीले होते हैं क्योंकि इनको मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आप मान लीजिए आप बंगाल से हो, ठीक है, तो आप बिहार के व्यक्ति से संपर्क कर कर ये आंकड़े आप एकत्रित कर सकते हो, ठीक है। वो मौखिक रूप होना चाहिए, चाहे वो आप टेलीविजन पे करो, किसी भी का आधार पे करो, ठीक है। आजकल तो डिजिटल इंडिया में बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे मतलब बहुत दूर दूर के क्षेत्र के, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति है उससे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें मेन मौखिक है, तो मौखिक आधार जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से ही हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये कम खर्चीली होती है, ठीक है। विशेषज्ञों की सम्मति होती है इसमें, ठीक है, जो ऊपर बता चुका हूँ। विशेषज्ञों की सम्मति इसका एक गुण है। इस विधि में विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका एक गुण है। इसमें कम धन, कम समय, ठीक है, कम परिश्रम लगता है, ठीक है, ये भी इसका गुण है। निष्पक्षता का भाव इसमें होता है, ठीक है, ये भी इसका गुण है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सरलता, ठीक है, इसमें सरलता होती है, यह विधि सरल होती है तथा आंकड़े संकलित करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, ये भी इसका क्या है, ये भी इसका एक गुण है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके अवगुणों पर। इसके अवगुण कौन कौन से हैं, देखिए इसके अवगुणों की हम बात करें तो इसके मतलब दोषों की हम बात करें, अवगुणों मतलब दोषों की अगर हम बात करें तो इसके दोष हैं शुद्धता की कमी। पहली बात तो शुद्धता की कमी है, क्योंकि हम इनको अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करते हैं। मान लीजिए हमें मजदूरों के आंकड़े जारी करने, और मजदूरों को आंकड़े जारी करने के लिए हम मजदूरों से नहीं मालिकों से संपर्क कर रहे हैं, और मालिक अगर गलत सूचनाएं दे दे मजदूरों के बारे में तो आंकड़े गलत हो जाएंगे, तो मतलब शुद्धता नहीं है, शुद्धता की कमी है, क्योंकि हम इनको अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। पक्षपात की भावना है। इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि हम इनको अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए मजदूरों का आंकड़े तो मालिकों से एकत्रित करेंगे तो मालिक उनमें पक्षपात की भावना भी अपना सकता है, ठीक है। पक्षपात की भावना के आधार पर वो देगा तो आंकड़े भी पक्षपात से संबंधित निकलेंगे। तो ये जो पक्षपात है इसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है इसमें, ये भी इसका एक दोष है। और गलत परिणाम निकलने का भी इसका मतलब संभावना बनी रहती है, ठीक है। इस विधि में साक्ष्य देने वालों की लापरवाही होती है, पक्षपात होती है, ठीक है। अज्ञानता के कारण गलत परिणाम निकलने की संभावना होती है। ये सब क्या है, इसके अवगुण हैं, ये इसके दोष हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इन दोनों विधि में, ठीक है, दोनों विधियों को हमने समझ लिया है अच्छे से। अब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में अंतर क्या है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। अंतर को हम समझते, देखिए अंतर की हम बात करें तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में मुख्य अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, वो कौन कौन से है। पहला जो अंतर है वो है
प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या यह है कि वो अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। ठीक है, डिफरेंस आ गया भैया। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूप से सीधा संपर्क स्थापित कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष वाली विधि में अप्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा संपर्क स्थापित नहीं करता है। ये इनमें एक अंतर है। ठीक है, पहला अंतर हो गया, बेसिक सा है, जो कि इनके नाम से ही निकल कर आ रहा है। दूसरा जो अंतर है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उस स्थिति में संभव है जिसमें अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, छोटा हो। कैसा हो? छोटा हो, क्षेत्र सीमित हो, छोटा हो। लेकिन जबकि जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, इसमें जो क्षेत्र है वो विस्तारित होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। ठीक है, तो इनमें ये क्षेत्र को लेकर भी डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस है वो क्या है? वो संपर्क को लेकर है। संपर्क को लेकर क्या है कि भैया संपर्क जो प्रत्यक्ष वाला है वो प्रत्यक्ष रूप से करता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? वो क्षेत्र को लेकर है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है वो उसका जो क्षेत्र है वो छोटा होता है, सीमित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में क्षेत्र विस्तारित होता है, व्यापक होता है। ठीक है, तीसरा जो अंतर है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वालों की भाषा, रीति रिवाजों तथा उनकी परंपराओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वाली विधि में ये क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। ये भी इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान अधिक महंगी वो विधि है, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कम महंगी है। देखिए, एक इसमें क्या हो गया, एक इसमें ज्ञान के आधार पर हो गया। सबसे पहले हम बात करें डिफरेंसेस की, अगर हम बात करें तो डिफरेंस इसमें 4 हम दे देंगे। पहला किसके आधार पर दे देंगे? पहला हम संपर्क के आधार पर दे देंगे। इस तरीके से आप लिखिए, संपर्क के आधार पर अंतर 1। अंतर नंबर 2 किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, अंतर नंबर 3 किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। भैया आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, किसमें कितना ज्ञान आवश्यक है, किसमें कितना ज्ञान आवश्यक नहीं है, तो ज्ञान के बारे में। जो चौथा जो अंतर है वो किसके बारे में है? वो एक तरीके से मतलब कीमत पर है, महंगाई और सस्ताई। ठीक है, मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये महंगाई और सस्ताई। ठीक है, अधिक समय और कम समय, इन सबको आपको दर्शाना है। ठीक है, तो इन सबको आपको दर्शाना है, ये बेसिक सा इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात कर चुके हैं अनुसंधान की जो ये है प्राथमिक जो आंकड़े हैं, इनकी जो विधियां हैं, 4 विधियां हैं। 4 विधियों में से हमने 2 विधियों पर बात कर ली है और इनमें डिफरेंस भी कर लिया है। अब हम जो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें इन 2 वाली विधियों पर बात करेंगे। ठीक है, जो ये 2 विधियां बच रही है इनमें बात करेंगे और इसी तरीके से टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इन दोनों विधि को समझेंगे, ये क्या है, किस तरीके से आंकड़े एकत्रित करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हम करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से इस वीडियो में किया है। उसके बाद हम द्वितीयक आंकड़ों पर आ जाएंगे। द्वितीयक आंकड़ों पर आने के बाद हम ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करिए, जरूर करिए कमेंट, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से आप जो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। और नोट्स अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट कर दोगे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है। वहाँ पे जाकर अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।